आज हमारे हाथ लगी है पॉल ब्रंटन की एक उनकी निजी डायरी, जो बाद में अ हर्मिट इन द हिमालयाज नाम की किताब के तौर पर छपी। ये कहानी है 1930 के दशक के एक अंग्रेज की, जो भारत के शोर शराबे और गर्मी से भागकर हिमालय में शांति और एकांत खोजने निकला है। बिल्कुल। हमारे पास उनकी यात्रा के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं, जो बताते हैं कि जब कोई दुनिया से दूर जाने की कोशिश करता है तो असल में वो खुद के कितने करीब आ जाता है। तो आज हम इसी दिमागी और कह सकते हैं आध्यात्मिक सफर को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। और ये सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है ना। हाँ, ये एक तरह का मानसिक प्रयोग है। हाँ बिल्कुल। ब्रंटन बाहरी दुनिया से एक ब्रेक लेकर अपने अंदर की दुनिया को समझना चाहते थे। अच्छा। और उनकी डायरी आज के दौर के कई सवालों से जूझती है। मन को कैसे काबू करें, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता क्या है, और सबसे जरूरी, इस भाग दौड़ भरी डिजिटल दुनिया में हम अपने लिए शांति का एक कोना कैसे बनाएं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एकांत की ये खोज हमें अपने बारे में क्या सिखा सकती है। तो कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत की चिलचिलाती गर्मी से। ब्रंटन वहां से बस भागना चाहते हैं। हाँ, उनका लक्ष्य है हिमालय की गोद में एक शांत ठिकाना। लेकिन वहां पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। वो एक किस्सा बताते हैं जो सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन उनके लिए कितना डरावना रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो एक टट्टू पर बैठे हैं, रास्ता मुश्किल से 1-2 फुट चौड़ा है और बगल में 3000 फुट गहरी खाई है। बाप रे। और उनका टट्टू है कि मजे से बिल्कुल खाई के किनारे पर चल रहा है। ब्रंटन लिखते हैं कि हर कदम पर उनकी जान हलक में अटकी हुई थी। ये किस्सा असल में उनकी पूरी यात्रा का एक प्रतीक है। वो एक आरामदायक दुनिया छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां खतरा भी है और अनिश्चितता भी। हाँ, पर रोमांच भी है। वो एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि शहरों में हमारे रिश्ते अक्सर दिखावे या स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन यहाँ इन पहाड़ों में दोस्ती की बुनियाद सिर्फ एक है, आध्यात्मिक सोच का मिलना। कोई मतलब नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरा जुड़ाव। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात साफ करनी होगी। जैसा कई लोग सोच सकते हैं, ब्रंटन कोई हमेशा के लिए साधु या सन्यासी बनने नहीं आए थे। वो भाग नहीं रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी प्रस्तावना में बहुत साफ लिखते हैं, इस तूफानी दुनिया में हमें शांति के ऐसे नखलिस्तानों की जरूरत है। नखलिस्तान मतलब ओएसिस? हाँ, ये एक अस्थायी वापसी है, एक क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। अच्छा, जैसे लड़ाई में सैनिक पीछे हटते हैं तैयारी के लिए। बिल्कुल वही। ये पलायन नहीं है, बल्कि खुद को फिर से चार्ज करने की एक कोशिश है। और ये विचार आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सही बात है। हम सब जानकारी के बोझ तले दबे हुए हैं, सोशल मीडिया की लगातार बजती घंटियों से परेशान हैं। तो शायद हम सभी को अपने अपने मानसिक हिमालय की जरूरत है। तो क्या ब्रेंटन की डायरी ये बताती है कि ये मानसिक हिमालय कैसे बनाया जाए? क्या इसके लिए शहर छोड़कर जाना ही पहला कदम है? देखिए, उनका रास्ता तो शहर छोड़ने का था, लेकिन उनकी डायरी का असली संदेश ये है कि ये जगह कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो कहते हैं कि असली मकसद बाहरी शोर को बंद करना है, ताकि अंदर की आवाज सुनाई दे सके, जो आप शहर में रहकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। शायद सुबह के कुछ पल ध्यान में बिताकर या फोन को बंद करके सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठकर। ब्रंटन का हिमालय जाना उस प्रक्रिया का एक बहुत ही एक्सट्रीम तरीका था। ठीक है, तो अपने बंगले में पहुंचने के बाद ब्रंटन का पहला बड़ा सपना, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा, जो हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। हाँ, वो उसे अपनी मंजिल, अपना कनान मानते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आध्यात्मिक खोज में एक बहुत ही दुनियावी बाधा आ जाती है। सरकारी कागज। हाँ, उन्हें पता चलता है कि 1908 की एक संधि के तहत ब्रिटिश सरकार तिब्बत में यूरोपियों के आने जाने पर रोक लगाती है। और उन्हें डर था कि किसी यूरोपीय के वहां जाने से तिब्बती अधिकारी नाराज हो सकते हैं और कोई राजनीतिक समस्या खड़ी हो सकती है। मतलब ब्रंटन की सारी प्लानिंग, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिल्कुल। वो महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और अब एक सरकारी नियम उनके रास्ते में खड़ा था। ये तो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा होगा। हाँ, वो इतने हताश हो जाते हैं कि एक योगी को सुझाव देते हैं कि क्या वो भगवा कपड़े पहनकर, चेहरे पर राख मलकर, भेष बदलकर वहां जा सकते हैं। और उस योगी का जवाब क्या था? उस योगी का जवाब बहुत गहरा था। वो इस योजना को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्ची तीर्थ यात्रा धोखे की बुनियाद पर शुरू नहीं की जा सकती। वाह। ये ब्रंटन के लिए एक बड़ा झटका था। आखिरकार
उन्हें एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे होते हैं। बहुत अफसोस है। हाँ, और उस पल उन्हें ये मानना पड़ता है कि शायद उनकी मंजिल कैलाश है ही नहीं। पर ये मानना कितना मुश्किल होता है। हम्म, मतलब आपने इतनी मेहनत की हो और फिर कोई कहे कि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्या वो इस निराशा से लड़े? हाँ बिल्कुल। शुरुआत में वो बहुत निराश और टूटे हुए महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी यात्रा ही बेकार हो गई। लेकिन इसी हताशा के पल में उन्हें अपने गुरु का एक पुराना रहस्यमयी संदेश याद आता है। कैलाश तुम्हारे भीतर है। कैलाश तुम्हारे भीतर है? हाँ, पहले तो ये बात उन्हें सिर्फ एक दार्शनिक जुमला लगती थी, लेकिन अब जब बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बिल्कुल, यहीं से उनकी यात्रा का असली मोड़ आता है, जो बाहरी पहाड़ से भीतरी शांति की ओर जाता है। वो समझते हैं कि असल खोज किसी जगह पे पहुंचने की नहीं, बल्कि अपने अंदर उस स्थिरता को पाने की है। तो कैलाश की बाहरी यात्रा तो रुक गई, पर शायद इसी वजह से उन्हें अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से देखने का मौका मिला। सही कहा। जब आपका एक बड़ा लक्ष्य हाथ से निकल जाता है तो आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और टेहरी गढ़वाल में तो उनके चारों ओर कुदरत का अद्भुत नजारा था। हाँ, जब कैलाश का सपना टूट जाता है तो वो वहीं बस जाते हैं, और यहाँ से उनकी डायरी के सबसे खूबसूरत हिस्से शुरू होते हैं। अच्छा। वो अपने बंगले से दिखने वाले नज़ारे का वर्णन करते हैं, जहाँ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और उनके पीछे नंदा देवी जैसी बर्फ से ढकी चोटियां सुबह की धूप में चांदी की तरह चमक रही हैं। वाह। वो लिखते हैं, मैं धीरे धीरे हिमालय के उस ठहराव को, उस स्थिरता को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। और वो सिर्फ खूबसूरती नहीं देख रहे, वो इसके पीछे के विज्ञान और दर्शन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक जगह एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है जिसने मेरा तो नजरिया ही बदल दिया। बताइए। वो कहते हैं, ये याद रखना कितना अजीब है कि ये पूरा हिमालय, जिसे हम स्थिरता का प्रतीक मानते हैं, असल में हमारी पृथ्वी के साथ सूरज के चारों ओर 18 मील प्रति सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार से घूम रहा है। ये तो दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। बिल्कुल। हम पहाड़ों को स्थिरता का प्रतीक मानते हैं, पर वो भी ब्रह्मांड में एक अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। यहीं आकर प्रकृति उनके लिए सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन जाती है। वो प्रकृति के साथ एक होने की बात करते हैं। प्रकृति के साथ एकात्मता का अनुभव। हाँ, वो महसूस करते हैं कि ये ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये निर्जीव नहीं है, बल्कि इसमें एक जीवित चेतना है। एक जिंदगी है। और इसी माहौल में वो अपनी यात्रा के मुख्य उद्देश्य पर काम करना शुरू करते हैं, यानी अपने मन को साधना। बिल्कुल। वो मन की तुलना एक ऐसे पहिए से करते हैं जो बिना रुके लगातार घूमता रहता है, एक के बाद एक विचार पैदा करता रहता है। ये तो हम सब महसूस करते हैं ना, एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, और ब्रंटन का लक्ष्य ध्यान के जरिए इस पहिए की रफ्तार को धीमा करना है, ताकि विचारों के बीच जो खाली जगह है, जो शांति है, उसे अनुभव किया जा सके। अच्छा। वो कहते हैं कि विचारों की संख्या को कम करना ही एकाग्रता की शक्ति पाने का सबसे सीधा और सरल तरीका है। इसी मानसिक शांति की खोज के दौरान वो एक बहुत ही गहरे पूर्वी सिद्धांत पर भी विचार करते हैं, पुनर्जन्म। हाँ, और वो इसे सिर्फ एक धार्मिक मान्यता के तौर पर नहीं देखते, वो इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब? वो एक बौद्ध भिक्षु से सीखी हुई एक तकनीक का जिक्र करते हैं। इसमें अपनी यादों के धागे को पकड़कर समय में पीछे जाना होता है। आज से कल, फिर पिछला हफ्ता, महीना, साल। हाँ, साल दर साल, अपने बचपन तक, फिर जन्म के पल तक, और फिर उससे भी पहले, पिछले जन्मों की धुंधली यादों तक। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। ये कोई जादुई तरीका नहीं है। ये एक बेहद कठिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ। इसका मकसद असल में ये समझना है कि हमारा आज का स्वभाव, हमारी आदतें और हमारे डर कहाँ से आ रहे हैं। एक तरह की दिमागी खुदाई। बिल्कुल। ब्रंटन इस बात पर जोर देते हैं कि ये चेतना को साधने का एक बहुत ही उन्नत अभ्यास है, जिसके लिए सालों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। ठीक है, तो ब्रंटन अपने बंगले में अकेले हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पुनर्जन्म जैसे गहरे विचारों में डूबे हुए हैं, और तभी कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, ये उनकी यात्रा का शायद सबसे रहस्यमय हिस्सा है। एक दिन अचानक बिना किसी सूचना के 2 योगी उनके बंगले पर आ पहुंचते हैं। अचानक? बिल्कुल अचानक। एक गुरु है जो पिछले 12 सालों से मौन व्रत पर है और सिर्फ इशारों में बात करते हैं, और दूसरा उनका एक युवा शिष्य है। मतलब वो बस ऐसे ही आ गए? ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। ब्रंटन ने अपनी हैरानी के बारे में क्या लिखा है?
वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो वहां बिल्कुल अकेले थे और किसी को उनके बारे में पता नहीं था। और ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो योगी बताते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि ब्रंटन कौन है, कहाँ ठहरे हैं और वो खास तौर पर उनसे ही मिलने आए हैं। क्या? वो कहते हैं हमें आपसे मिलने के लिए निर्देशित किया गया था। ये बात ब्रंटन को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद कोई अदृश्य शक्ति है जो उनका मार्गदर्शन कर रही है। इस मुलाकात में एक बहुत ही मार्मिक क्षण भी आता है। ब्रंटन कहते हैं कि वो तो कोई योगी नहीं है, उन्होंने तो पीले वस्त्र भी नहीं पहने। हाँ, वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मैं तो साधारण यूरोपीय कपड़ों में हूँ। इस पर वो मौन गुरु इशारों में एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हाँ, वो शिष्य उनके गुरु के इशारों को समझाता है। गुरु कहते हैं योगी पीले वस्त्रों से नहीं बनता, दिल से बनता है और तुम हम में से एक हो। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। और बहुत ज्यादा। ये ब्रंटन की पूरी खोज को एक तरह की मान्यता देता है, एक बाहरी पुष्टि के वो सही रास्ते पर हैं, भले ही उन्हें खुद इस पर कितना भी शक क्यों न हो। ये इस विचार को मजबूत करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आपके इरादों में होती है। बिल्कुल, आपके दिल की पवित्रता में। और दूसरा योगी जिसका नाम बंधु शर्मा है, वो भी अपनी कहानी बताता है। हाँ, वो एक पढ़ा लिखा युवक है जिसने एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग चुना। लेकिन वो कहानी में एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू भी जोड़ता है। अच्छा, वो क्या? वो स्वीकार करते हैं कि भारत में घूमने वाले 90% साधु सिर्फ आलसी लोग हैं जो काम से बचने के लिए भगवा पहन लेते हैं। ओहो। लेकिन वो कहते हैं कि जो बचे हुए 5% हैं वो सच में सच्चे साधक होते हैं, जो ज्ञान की खोज में अपना सब कुछ त्याग देते हैं। ये जो 90% और 5% वाला आंकड़ा है, ये बंधु शर्मा का अपना अनुमान था, है ना? ये जानना जरूरी है क्योंकि इसे बचाता है। बिल्कुल, ये बताता है कि ब्रंटन की खोज उन सच्चे 5% की तलाश में है, न कि दिखावा करने वालों की भीड़ में। ये आध्यात्मिकता के बाजारीकरण और उसकी असलियत के बीच का फर्क दिखाता है। तो कुल मिलाकर पॉल ब्रंटन की ये हिमालय की यात्रा एक बाहरी सफर से कहीं ज्यादा अपने मन के अंदर की एक गहरी खोज बन जाती है। कैलाश पर्वत तक न पहुंच पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी निराशा के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन शायद उसी ने उन्हें ये समझने पर मजबूर किया कि असली तीर्थ यात्रा तो मन के भीतर होती है। हाँ, और प्रकृति, ध्यान और उन अप्रत्याशित मुलाकातों के जरिए वो उस शांति के करीब पहुंचते हैं जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। हाँ। और ब्रंटन की डायरी एक बहुत ही खूबसूरत अंतिम विचार के साथ खत्म होती है। वो अपने एकांत में मिली इस शांति का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहते। उनका लक्ष्य दुनिया से भागना नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से मजबूत होकर लौटना था ताकि वो इस शांति को दूसरों तक पहुंचा सके। एक जगह वो लिखते हैं कि वो बौद्ध प्रार्थना का पालन करते हुए दुनिया के चारों कोनों में करुणा और शांति की तरंगे भेजते हैं। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है। ब्रंटन को तो ये शांति और स्पष्टता हिमालय जाकर मिली। हाँ, और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच्ची मानसिक शांति पाने के लिए दुनिया से पूरी तरह कट जाना जरूरी है, या फिर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हिमालय जाए बिना भी अपने अंदर उस एकांत कोने को कैसे खोज सकते हैं? और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि वहां मिली ऊर्जा और शांति का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन को, अपने काम को और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।